and officer of both. They feel immense pride to have a beacon of inspiration and wisdom in our midst. Sir needs no speak volumes, and his influence extends far beyond the realms of business. Please join me once again in extending a warm welcome to the greatest of all times, the one who sailed his boat to success, Mr. Raman Gupta. May I request Honorable Chairman Sir, Shri Santosh Hooda ji to welcome Mr. Raman Gupta with a floral bouquet. May I request General Secretary Shri Sonal Hooda to please welcome our chief guest. Dr. Jawahar Suri Sethi Sir, Executive Director, Hooda Educational Foundation. Please welcome our guest with a floral bouquet. Well, sir, the crowd cannot stop their anxiety to see you right here. Requesting Dr. Sanjeev Shukla, sir, Group Director Marketing, to please welcome sir with a bouquet. Dr. Y.N. Gupta, sir, Director Academics. Dr. Ejazuddin, sir, Group Director R&D and Principal RCPSR, requesting you to please welcome Mr. Raman Gupta. Our beloved Dr. Rakesh Shinde, sir, Principal RCT, to please welcome Mr. Raman Gupta. Our very dear Dr. Neema Balan, ma'am, Principal GDRCST. May I request you, ma'am, to please present a bouquet to our chief guest. These floral bouquets serve as a small token of our gratitude and appreciation for your presence here today, sir. It's moments like these that truly make our gatherings special, bringing together diverse perspectives and fostering meaningful connections. We have amongst us the talented RJ Animesh with us. I would like to invite him to take the stage for a unique and engaging interaction with our esteemed chief guest, Mr. Raman Gupta. Hi, namaskar everybody. So many people. मेरे को तो मतलब आप लोग हिंदी में बात कर ले ना. तो मैंने लाइफ में इतने सारे लोग एक साथ गैदरिंग में कभी बोला नहीं है. तो प्लीज आज जो मैं बोलूँगा ना आधे लोग. But thank you for coming. कल मैंने आपका वीडियो देखा था, आपका जो एक रॉकस्टार आया था और फिर आप लोगों ने सबने मोबाइल ऑन करके वो किया था, वो यहीं का वीडियो था क्या? तो चलो स्टार्ट करते हैं सर कार्यक्रम. मैं ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी हमारे यंगस्टर हैं ये कहना चाहूंगा कि टुडे ये शहर है अमन. आपने वो देखी जब भी मैं देखी आप लोगों ने पिक्चर? वो जब भी वो जब गाने आता है स्टेज पे उसको बुलाते हैं और फिर उसको बोलते हैं ना सब, वो बोलता है इधर उधर देखो. आज मेरे को यही मन कर रहा है आप लोगों को बोलने को. थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है मुझे इतने सारे लोग देख के. क्या बोल रहे हैं? और आपकी ये सोशल मीडिया टीम कहाँ है? वो लोग कहाँ है? वो बहुत सही था. मैंने मीम्स, आप लोगों ने रील्स और मीम्स बनाए थे, वो बहुत सॉलिड बनाए थे. तो जिसने भी बनाए थे, यू गाइस हैव डन अ गुड जॉब. फैंटास्टिक. सो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन. अमन गुप्ता, फाउंडर एंड सीएमओ ग्रोथ लाइफस्टाइल हमारे बीच में है. और नहीं आपके लिए ये आपके नोट्स होंगे. ओके, आपके क्वेश्चन है क्या?
पता नहीं, पेपर इज ऑल्सो नॉट टू वेल। सो जैसे आप इस वक्त, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि बातचीत शुरू कहां से करूं। क्या उस एक ट्रेन की जर्नी से शुरू करूं जिसमें आप बिना टिकट चढ़ रहे थे, या मैं वहां से शुरू करूं जहां पर पिताजी कहते हैं जा अमन जी ले अपनी जिंदगी, या मैं वहां से शुरू करूं जहां पर एक यंगेस्ट सीए ऑफ इंडिया अपने पिताजी के पास जाकर कहते हैं कि आपने डिग्री कही थी, मैं ले आया हूं, अब मुझे वो करने दीजिए जो मैं करना चाहता हूं। तो काफी अप्स एंड डाउन से ये इंस्पिरेशनल जर्नी होती हुई आई है, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब एक प्रतिबिंब देखना चाहते हैं अमन गुप्ता का अपने अंदर। तो मैं बस यही सोच रहा हूँ कि वो धागा कहाँ से शुरू किया जाए, तो शुरू से शुरू करते हैं। आपने जब सोचा कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तब तो ये शब्द भी सिर्फ डिक्शनरी में मिलता था, कैसे जर्नी की शुरुआत हुई? एंटरप्रेन्योर बनने से पहले मैं ना बताता हूँ कि मेरी मतलब मैं थोड़ा सा लाइफ की स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? तो मैं दिल्ली से हूँ, हाँ, और यू नो हमने हमारा एक कॉलेज होता है दिल्ली में, भगत सिंह कॉलेज, नाम सुना आप लोगों ने? कॉमर्स का कॉलेज है, तो जी। भगत सिंह में पढ़ाई करी हमने, और उसके बाद मैंने साथ में सीए करी थी। सीए करी थी जब मैंने सीए किया था तो 21 साल का था जब मेरी सीए हो गई थी। और सीए करते करते मुझे ना मेरे को रियलाइज किया कि मेरे को ना ज्यादा फाइनेंस और अकाउंट्स में ना इंटरेस्ट कम था। जी जी। तो वहां पे जैसे क्या होता था ना, पहले आपने जैसे 3 इडियट्स देखी है ना, तो 3 इडियट्स में बोलता है कि उसके फादर बोलते हैं सीए कर ले, ना सॉरी मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो वही मेरे साथ सिचुएशन थी कि मेरे डैड ने बोला था कि बेटा तू सीए कर मेरा, क्योंकि हमारे ना घर पे सीए बहुत सारे हैं, मेरे ताऊजी भी सीए हैं, मेरे दादा भी सीए थे, और सारे मतलब हम बनिए हैं, बनियों की फैमिली है। तो बनियों की फैमिली में ना सीए बनना इज लाइक वो होता है कि सीए करना जरूरी होता है टाइप्स, राइट? तो हमें भी सीए करवाई, बट मैं जब सीए कर रहा था तो बीच में मेरे को रियलाइज किया कि एक्चुअली मुझे अकाउंटिंग और फाइनेंस बहुत बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग। वो क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब मतलब टिक के मारना, तो मुझे बहुत बोरिंग हुआ। 2 साल बाद मैंने सोचा बीच में छोड़ देता हूँ, तो मैं सोचा मैं सीए छोड़ देता हूँ और कैट के लिए प्रिपेयर करता हूँ, एमबीए करता हूँ। बट आप कुछ बीच में छोड़ दो जब अपनी एजुकेशन, तो लोग ना बड़ा गंदी तरह ट्रीट करते हैं, लोगों को लगता है फेल हुआ होगा तभी नहीं हुई, राइट? तो मैं छोड़ा नहीं बीच में, मैंने सोचा चलो कंप्लीट करता हूँ, कंप्लीट करी और अपने डैड को अपनी डिग्री दी और बोला कि ये लो आपकी डिग्री, जो आपने बोला था मैंने कर दिया, लेकिन आज की बात मुझे मत बोलना कि मुझे क्या करना है, अब मैं अपनी लाइफ अपने आप डिसाइड करूंगा। और वो लास्ट टाइम था जब मैंने कुछ अकाउंट्स का किया और तक मैं आगे बढ़ा। राइट। लेकिन 2 जो जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स होते हैं जिनको हर यूथ अपने पिताजी से शेयर करने में थोड़ा हिचकिचाता है कि मैं जिंदगी में जॉब नहीं कुछ और करना चाहता हूँ। आपने पहला बिजनेस पार्टनर ही पिताजी को बनाया। सॉरी, पहला बिजनेस पार्टनर जो आपने बनाया, हाँ, वो अपने पिताजी को ही बनाया। नहीं, तो बेसिकली पहले नौकरी करी, 1-1.5 साल सीखा लाइफ में कैसा होता है, और नौकरी में सिटी बैंक में कर रहा था। तो मेरे साथ कुछ एक ना कीड़ा था मेरे अंदर कि मुझे लगता था यार जैसे अगर मैं सीए कर रहा हूँ, अगर मैं सिटी बैंक में काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि सिटी बैंक यूएस का बैंक है, राइट? बट वो किसी एक बंदे ने तो शुरू किया होगा ना लाइफ में, हाँ? वैसे ही मैं गया JBL, आपको पता है JBL करके एक स्पीकर ब्रांड है, आपने सुना है उसका नाम? अच्छा है, ठीक ठाक प्रोडक्ट है, खरीदना मत, ठीक है? खरीदना बोटी JBL है, ठीक है? तो मैं जब JBL गया ना, तो JBL का भी फुल फॉर्म है JB लैंसिंग। वो भी किसी, मेरे को लगता था साला वो भी तो किसी एक आदमी ने शुरू किया है, करेक्ट? फिर मैं KPMG, बीच में KPMG गया, तो KPMG भी ना ऑडिट कंपनी है, वो भी किसी ने शुरू किया। तो मेरे अंदर एक कीड़ा था कि यार साला इन्होंने भी तो शुरू किया, कहीं से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गए। तो ये कीड़ा जब मेरे अंदर, तो मैं सोचा यार मैं भी कुछ बनाऊंगा तो अपना ही बनाऊंगा, और तब मैंने सोचा कि चल बोर्ड बनाता हूँ, राइट? बट बोर्ड तो बहुत बाद में आया, पहले हमने डैड के साथ किया, बट
बोट रखने से पहले मैंने सोचा यार चल स्पीकर का ब्रांड होता है तो क्या बनाऊं, करेक्ट। तो जैसे JBL ने JB लैंसेर रखी, तो मैंने सोचा गुप्ता स्पीकर तो नहीं चलेगा, राइट। अगर ब्रांड का नाम होता गुप्ता स्पीकर तो कोई नहीं खरीदता, शायद मैं भी नहीं खरीदता। तो फिर हमने नाम वाम ढूंढा, बोट और टचवुड, गॉड हैज बीन काइंड, वी हैव डन दैट, राइट। लेकिन जब आप बोट शुरू कर रहे थे तो 2 साल की मोहलत मिली थी, उसके बारे में जरा बताइए कि वो एक टाइम बाउंड चैलेंज मिला था कि इन 2 सालों में अगर कुछ हो गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज जो बोला जाएगा वो करना पड़ेगा। तो बोट शुरू करने से पहले मेरे ना 4 बिजनेस एक्चुअली फ्लॉप हो गए थे, और मैंने 3 नौकरियां बदल चुका था मैं ऑलरेडी, राइट। मैं 3 बार नौकरी बदल चुका था, 4 बिजनेस फ्लॉप हो गए थे। तो एक टाइम आता है जब आपके दोस्त लोग बहुत अच्छा करते हैं, हाँ, आपके दोस्तों की अच्छी नौकरी लग जाती है, आपके दोस्तों की अच्छी सैलरी होती है, और वो अगर आप इंस्टाग्राम में देखोगे तो वो लोग घूमने जा रहे हैं, फॉरेन वेकेशंस कर रहे हैं। तो अंदर ही अंदर ना थोड़ा सा एक लगता था कि यार मतलब थोड़ा प्रेशर सा आने लग गया था फैमिली पे कि यार ये क्या हो रहा है, तू अभी तक कुछ कर नहीं रहा, और सब लोग अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी वाइफ ने बोला था कि मैं तेरे को 2 साल देती हूँ, अगर इन 2 साल में तूने कर लिया कुछ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं जहां बोलूंगी वहां पे तो काम करेगा जी, और उसको छोड़ेगा नहीं। तो वो लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी, और जब वो लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है ना लाइफ में, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको फोड़ना ही पड़ता है। और थैंक गॉड बोट में ठीक ठाक कर लिया जी। बोट की जर्नी और जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, उसके आगे, लेकिन चूंकि प्रिया जी का आपने जिक्र किया है, आप शार्क टैंक में बहुत सारी पिचेस सुनते हैं, जो आपने पिच दी थी ट्रेन में जाके विदाउट टिकट, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये मेरी लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं यार। और बाई चांस कल मेरी एनिवर्सरी भी है, तो ये बड़ी स्ट्रेंज सी कहानी है, राइट। पार्टी 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 संतोष सर इसके बाद पार्टी मांग रहे हैं, कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी एक स्ट्रेंज स्टोरी है जी। तो मैं जब वो एमिटी कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी, और मैं उस टाइम पे कुछ हम मतलब बहुत 24-25 साल के 26 साल के थे। तो उसका ना यार मेरे को शर्म आ रही है, बता दूं। तो उसका ना तो वो ना मुझे छोड़ के जा रही थी, ठीक है। तो उसने मुझे एक मैसेज किया, उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं होता था, ठीक है। उसने मुझे मैसेज किया और लिखा कि आई लाइक यू बट आई डोंट लव यू, राइट। तो मुझे ये समझ ही नहीं आया इस मैसेज का मतलब क्या है। हाँ, मुझे मतलब नहीं समझ आया, क्योंकि अभी तक तो एंड आई थॉट इट वाज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, राइट। बट उसने मैसेज किया आई डोंट सडनली आई डोंट लव यू। तो मेरे को अंदर से कुछ होने लगा, मैंने यार ये हो क्या है एकदम से। और वो ना फोन बंद करके, उस टाइम पे इतना वो भी नहीं होता था कि फेसबुक इंस्टाग्राम ज्यादा नहीं था, और तो उसने बंद करके जाने लगी। तो वो रात को उसने मैसेज किया, और सुबह की ट्रेन थी उसके जाने की। तो रात भर ना मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में था, मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे को वो आंसर्स नहीं मिल रहे थे, वो इनकम्प्लीट था, और मुझे था कि यार मुझे तो प्रिया ही चाहिए, राइट, लाइफ में ना। वो मैं थोड़ा सा वो चेप हो गया था मैं उससे, राइट। मतलब प्रिया को मैं भी मतलब प्रिया को वो बात में बताऊंगा। तो मैं रात को ना एकदम से बड़ा स्ट्रेस हुआ, रात को इतना स्ट्रेस हुआ कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये कहीं जा रही है छोड़ के, सुबह मतलब ट्रेन लेके चली जाएगी, और तो टेंशन हो गई। तो मैंने रात को मेरे डैड भी थे, उन्होंने देखा इसको क्या हो गया थोड़ा, तो उनके अंदर ना अनुपम खेर की आत्मा आ गई उसकी। तो जैसे DDLJ में बोलता है ना कि जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, या फिर वो कहता है कि ले आज सिमरन को। तो मेरे डैड ने बोला अबे रो क्यों रहा है, क्या हो गया तुझे। मेरा पापा वो यार मजा नहीं आ रहा, वो मतलब वो छोड़ के चले गए। तो उन्होंने बोला तुम चले जाओ उससे मिलने।
उसके पास चले जा। तो मेरे को ये पता लगा कि वो सुबह ट्रेन में जा रही थी, ठीक है। तो मैं रात एक ट्रेन थी जो दिल्ली से सुबह जाती है, पूना एक्सप्रेस करके 5:30 बजे जाती है। तो मैं 5:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। हाँ, और मैंने और पहले ना वो पर्ची लग जाती थी, उसमें नाम लिखा होता था कि पर्ची में कि कौन जा रहा है, कौन से एसी में स्टेशन में बैठा। तो उसमें मैंने नाम देखा, उसमें थी नहीं, उसका नाम नहीं था। फिर उस ट्रेन में वो थी नहीं। तो दूसरी ट्रेन जाती है एक निजामुद्दीन से और एक सेंट्रल स्टेशन से। तो दूसरी ट्रेन जाती है सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। तो वहां पे मैं पहुंचा और मैं मैंने नाम देखा कि उस ट्रेन में उसका नाम था, उस पेपर में तो उसमें उसका नाम था। तो मेरे को पता लगा इसी ट्रेन में जा रही है, ठीक है। और मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था। उसके पापा ना पुलिस में थे, डीसीपी थे पुलिस में। और वो लोग ना जाट थे, जाट है। तो वैसे मुझे बहुत तो पुलिस में है, जाट है, तो गोली तो मार ही सकते थे। तो मुझे लगा कि ये वो ऊपर थे, ये मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा कि मैंने बोला वो दिख गई मुझे, तो वो अंदर चली गई। तो मेरे पास टिकट विकेट थी नहीं, मैं भी ट्रेन के अंदर चल गया, ठीक है। मैं चढ़ गया ट्रेन के अंदर और मैं सोचा देखा जाएगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो ट्रेन में चढ़ा तो वो बैठी हुई थी अपने दोस्त के साथ। तो समझो वो यहाँ बैठी है, ठीक है, ऐसे बैठी हुई थी। तो मेरे अंदर एकदम से वो आया कि मैंने सोचा इसको मिलता हूँ तो कैसे मिलूंगा। तो वो ट्रेन चल चुकी थी स्टेशन से, तो वो यहाँ बैठी थी। तो मैं जैसे यहाँ पे बैठी है तो मैं ऐसे गया उसके पास, हाय, और ऐसे करके ना चला गया। तो 10 फिर उसको भी लगाओ कि ये हुआ कैसे, ये कहां से आ गया, राइट। तो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद मैं वापस गया और वो 24 घंटे की ट्रेन जर्नी थी। और उस 24 घंटे में मतलब मैंने उसको बताया कि हाउ मच आई लव हर एंड रेस्ट इज एंड वी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और हम सब की तरफ से आपको, और मैं आपको ये बता रहा था कि प्रिया के साथ भी मैं इतना चेप हुआ था कि उसको मैंने 4 बार प्रपोज किया था, उसने मेरे को 4 बार रिजेक्ट किया था, फिर भी मैं उसके पीछे पड़ा। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, लाइफ में जो चाहिए, जो पार्टनर चाहिए, चेप हो जाओ, पीछे पड़ जाओ, 4-5 बार ही प्रपोज कर दो। सिमिलर, आपने 4 बार प्रपोज किया और 4 बार आपने ट्राई किया बोर्ड से पहले। लेकिन कब आपको ऐसा लगा कि अब वो कुछ फोड़ दिया है, अब कुछ राइट हो? किसकी बात कर रहे हो? प्यार की? नहीं, अब मैं बोर्ड पे आ गया था। बोर्ड क्या कब लगा कि हाँ, जो कुछ ट्राई किया जा रहा था अब वो गाड़ी चल पड़ी? बोर्ड पे भी ऐसा ही हुआ। मैंने 3-4 बिजनेस ट्राई किए, नहीं चले। फिर मैंने एक और बिजनेस ट्राई किया। तो मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर ना वो चेप वे ऑफ लाइफ है कि मतलब कोई भी चीज चाहिए होती है ना, वो एक शाहरुख खान का डायलॉग नहीं है कि तुम चाहे किसी चीज को चाहो तो उस पूरी कायनात उसको लेने के पीछे पड़ जाए, ऐसा कुछ है। तो उससे मेरे को लगता है कि पीछे पड़ जाओ कुछ भी चीज से। मेरे वेंचर्स 4-5 ट्राई करे, नहीं चले, फिर बोर्ड चला। बट आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। कि हाँ, अब ये बोर्ड चल पड़ी है। ये तो मुझे अभी भी नहीं लगता, राइट। इट्स अ वेरी I don't think we've made it yet, you know। अगर आप देखो कि हमने ना, जब मैं आपको अपनी सेल बताता हूँ, पहले साल हमने सेल करी कुछ 7 करोड़। नेक्स्ट ईयर हमने करी कुछ 20 करोड़। थर्ड ईयर में हमारी सेल हुई 100 करोड़। एंड लास्ट ईयर हमने सेल की 700 करोड़। इस साल हमने किया है 2000 करोड़। और नेक्स्ट ईयर का हमारा टारगेट है 4000 करोड़। तो हम एक तरफ पे ना हम रुकना नहीं चाहते, राइट। हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है। कि अगर आप फ्रैंकली पूछो तो आज मुझे कुछ टचवुड करने की जरूरत है नहीं, राइट। I can live happily, my next generation can also live happily, but I think I have, मतलब वो एक कुछ करने की है। अभी जैसे हमने इंडिया में कुछ करा है, अब मेरा मन है कि हम इंडिया से ब्रांड ग्लोबली क्यों नहीं लेके जा सकते, राइट। सो अभी हमारा वो है कि हम वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट वेरेबल ब्रांड है, 2nd लार्जेस्ट फ्रॉम इंडिया, इंडियन ब्रांड, 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। Why can't we be the number 1 brand? So we are now gunning for international operations. We are gunning for growing boat into a multinational company, and that's our next dream. I don't want to retire. It's too early for me to retire. And कुछ करना है, कुछ फोड़ना है, कुछ करेंगे। बिल्कुल। और
बोट को जब आपने एक बार उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया तो बोट के बाद कुछ और प्लान किया, कुछ शुरू किया? बोट के बाद कुछ नहीं सोचा सर। अभी बोट चल गई, बोट ही को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अभी टाइम ही नहीं है कुछ और सोचने का। अभी ये कर लो तो बहुत बड़ी बात है। जब शुरू किया था आपने तब प्रायोरिटीज कुछ रही होगी, अब ये जर्नी यहाँ तक पहुंची है, कुछ चेंज हुआ है या कुछ चीजें हैं जो बेसिक बिल्कुल चलती चली आ रही है साथ? चेंज हुआ है सर। पहले हमने सोचा नहीं था कि हम इतने इंडिया में इतने लोगों के साथ काम करेंगे, इतनी लाइफ टच करेंगे, इतनी एम्प्लॉयमेंट देंगे। आज हमारे साथ 15,000 लोग काम करते हैं सर। 15,000 लोग, मजाक नहीं। हमने सारी मैन्युफैक्चरिंग हम चाइना में करते थे, अब 70% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज मेड इन इंडिया, एंड वी आर एक्सपैंडिंग मोर। अब हमारा ड्रीम है कि कैसे हम इसको 90% मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया कर सकते हैं, इंडिया से टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कैसे ला सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट कैसे कर सकते हैं। ये सब ड्रीम्स पहले नहीं थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हम स्टार्ट करते हैं ना, मैं सच बताता हूँ, मेरी ड्रीम नहीं थी। जो मेरे साथ हो रहा है ना, जो लाइफ में भगवान ने मेरे साथ किया है, जो हुआ है, मुझे भी पता मेरे साथ क्या हुआ है। तो मेरे को लगता है कि भगवान ने कुछ सोचा हुआ है हमारे लिए और अच्छा ही सोचा है, और वो मेरी लाइफ ड्रीम कर रहा है। आपको पता है, मैं कॉलेज में जब था, स्कूल में था, आप लोगों ने स्कूल में हेड बॉय होता है ना, प्रीफेक्ट होता है, हाउस कैप्टन होता है। मेरे को लाइफ में मॉनिटर भी नहीं बनाया, मैं मॉनिटर भी नहीं बनाया क्लास का। तो मैं यही कहता हूँ सबको कि भाई, लाइफ में जो तुम्हारे साथ, मतलब ग्रेड्स डोंट मैटर, लाइफ में जो आपके साथ होगा ना, आपको भी नहीं पता। मेहनत करते रहो। वो क्या बोलते हैं, एक और डायलॉग है ना कि मतलब मैं भूल गया, बट मेरे को शायद ये बुक भी नहीं पड़ी कि छोड़, बट मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो, और यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन टू यू। सो व्हाट हैज हैपेंड टू मी इज समथिंग व्हिच आई नेवर एक्सपेक्टेड। मैंने नहीं सोचा था मेरे साथ ये सब होगा, और हो ही रहा है ना। बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि अब हमारा देश भी बहुत बदल रहा है। जब आपने शुरू किया था, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता नहीं था। आपने जब वेंचर आउट किया तो बैंक लोन देने को तैयार नहीं होते थे, फाइनेंशियल मिलते नहीं थे, इन्वेस्टर तो शायद वो शब्द ही उतना चर्चित नहीं था। अब जो यंगस्टर बैठा है वो सोच रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, और वो रास्ते भी तैयार है। तो अभी के सिनेरियो को, और ये जो बैठे हुए हैं जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो पूरा एक पॉजिटिविटी का माहौल दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं हम इसको? यार, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम इन इंडिया टू बी बॉर्न। आई टेल यू व्हाई। तो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप वाज नेवर टेकन पॉजिटिवली। आपको पता है, लोग बोलते थे बिजनेस कर रहा है तो नेगेटिव है, ऐसा लगता था कि बिजनेसमैन चोर है। करेक्ट। आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप इज द वे टू द फ्यूचर। इंडिया में मैं बताता हूँ, जब 2016 में मोदी जी ने स्टार्ट किया था ना स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, तब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, राइट। 2021 में उन्होंने बोला मेक इन इंडिया करो, तो आज हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं। अब उन्होंने बोला है कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, एंड नाउ वी आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड। आई थिंक दिस इज द न्यू इंडिया। आप देखो, किसी और कंट्री में स्टार्टअप डे सेलिब्रेट नहीं होता, इंडिया में होता है, राइट। आप देखो, ऐसे नए नए, मैं जब शार्क टैंक जाता हूँ ना, इतने सॉलिड बिजनेसेस आते हैं, छोटी छोटी स्टेट्स में, छोटी छोटी सिटीज में, इतने अच्छे बिजनेसेस, इतनी अच्छी स्टार्टअप्स आती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बट आई थिंक इंडिया इज जस्ट स्टार्टेड, एंड द नेक्स्ट 10 years बिलोंग्स टू इंडिया। इट्स द बेस्ट टाइम टू बी बॉर्न, and I think you guys are all graduating in couple of years. Boss, you guys are very lucky to be born in India. You guys are the future of the country is what I would say. लेकिन जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी तो बहुत सारी लर्निंग्स थी। जो अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स होने वाले हैं, क्या कहेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या करें, क्या ना करें? सबसे पहले तो ट्राई करो, राइट, ठीक है। मेरे साथ हुआ था। आप लोग कितने सारे लोग हो गए जो आज किसी कैंटीन में बैठे हो गए और कैंटीन में डिस्कस कर रहे होगे कि क्या बिजनेस करना चाहिए, कर रहे हो या नहीं? कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रही होगी माइंड में, यार मेरे को ये इन्वेंट करना है, मेरे को ये नया स्टार्ट करना है, मेरे को ये कुछ अलग करना है, कुछ ये बनाते हैं या ये कुछ करते हैं। पहले आज मैं कहीं भी चले जाऊं, किसी कैफे में बैठ जाऊं, किसी जगह बैठ जाओ, लोग आपस में बात कर रहे हैं, यार चल एक नया वेंचर स्टार्ट करते हैं। ये पहले नहीं था, ये अब हो रहा है। और आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो हो रहा है ना, आपको जितना जल्दी हो सके अपना वेंचर स्टार्ट करो, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना, मेरे साथ भी हुआ था। मैंने सोचा था एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ,
ये एबीसी बिजनेस स्टार्ट करूंगा। जब मैं ये स्टार्ट करने वाला था ना, उसमें मैंने सोचा चल अभी नहीं 6 महीने बाद करता हूँ। वो 6 महीने में 3 कंपनियां आ गई जो मेरा आइडिया था ना उस पर काम करने वाली है। तो आप ये मत सोचो कि जो आपको आइडिया है वो किसी और को नहीं आ सकता, वो आ सकता है। तो और जब वो आइडिया आपने जो सोचा है कोई और एग्जीक्यूट करता है ना, तो आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि शिट मैंने वो मिस कर दिया। करेक्ट? आपके अंदर वो एक गिल्ट ट्रिप आता है, यार मैंने क्यों नहीं किया, यार मैं उस टाइम पे कर देता तो मैं आज उस स्टेज पे होता। वो जो रिग्रेट और गिल्ट की फीलिंग है ना, वो सबसे गंदी है। तो मैं कहता हूं बेटर ट्राई देन क्राई। डू नॉट क्राई दैट यू नॉट डन इट। इफ यू हैव एन आइडिया, गो फॉर इट। आजकल तो इन्वेस्टर्स भी है, रेडी है कि भाई तुम आओ, आइडिया पिच करो। कई लोग शार्क टैंक में भी बैठे होते हैं हमारे जैसे, कहते हैं भाई अच्छा आइडिया है तो भाई पैसे ले जाओ। करेक्ट? अच्छा आइडिया है ना, आपके अंदर दम है, तो मैं हर एंटरप्रेन्योर को, हर यंगस्टर को बोलता हूँ बहुत जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करो, सीखो और मार्केट में आ जाओ। बिल्कुल। और एक चीज जिस पे आप फोकस करते हैं कि लर्निंग की प्रोसेस हमेशा चलती रहनी चाहिए। आप कहते हैं अभी भी मैं सीख रहा हूँ। आपने एमबीए भी जिस एज में शुरू किया, लोग यूजुअली नहीं करते हैं। आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ी, यूट्यूब से सीख लिया आपने पूरी। तो ये लर्निंग का क्या प्रोसीजर होना चाहिए और क्या उसके लिए अप्रोच होनी चाहिए? यार मैंने सबसे पहले जब मैंने बोर्ड स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास ना डिजिटल मार्केटिंग चलने लगी थी उस टाइम पे कि चल डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो मैंने एक एजेंसी के पास गया, उस एजेंसी ने बोला 50,000 रुपए लगेंगे आपको मार्केटिंग कैंपेन करने में। 50,000। तो मैंने उसको बोला 50,000 रुपए। मैं घर गया, मैं अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था प्रिया से, ये 50,000 रुपए मांग रहे हैं। वो कहती 50,000 रुपए कौन देगा उन्हें, तो खुद कर लेना। तो मैंने बोला चल ठीक है। तो मैं YouTube में गया, और आप YouTube में जाओ तो सब सीखने को मिल जाता है। मैंने मार्केटिंग लाइफ में नहीं पढ़ी, ना मैंने ISB में पढ़ी, मैं फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी का वहां पे वो कंसल्टिंग स्कूल है ISB, और ना मैंने CA में मार्केटिंग पढ़ी। तो मैंने मार्केटिंग कहीं नहीं पढ़ी, और मैंने मार्केटिंग सीखी है YouTube से। 15 दिन लगाए YouTube में, सब सीखा और आगे जाके अपनी कंपनी में यूज किया। तो आपका इतना कंटेंट है आजकल इंटरनेट पे। अगर आप मैं सही बता रहा हूँ, आप शार्क टैंक भी देख लो ना, इतना सीखने को मिलता है। आप सेमिनार्स में जाओ, आप इवेंट्स में जाओ, कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, तो आप खुद ही सीख जाओगे। तो मुझे लगता है कि यार ज्ञान, वो कहते नहीं है ज्ञान इतना सारा बढ़ रहा है, बस आपको जहां जाके, वो नहीं कहता था 3 इडियट्स में कि आप जाओ बस ज्ञान लो, और कहीं भी मिल रहा है बस ले लो। हाँ। तो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। अगर आप जैसे, अगर मेरे को लगेगा कि मुझे सब आता है, राइट, I think that's the end of boat. I feel there is, when I go to, again I go to colleges, I meet a lot of young students, and I love meeting young students. जो नए ways of marketing, जो नई strategies, जो नई energy, और जो नए startups जो सोच रहे हैं ना, जो अगर आप उनसे जितना सीख सकते हो ना, मैं शार्क टैंक में बैठे ना, जितना मैं सिखा सकता हूँ, मैं तो उससे ज्यादा तो जो एंटरप्रेन्योर आ रहा है उनसे सीखता हूँ भाई। इतना सीखने को मिलता है ना उन लोगों से। So learning never ends, and one should never think that he knows everything, and that's what I believe. जी, शार्क टैंक का आपने बार बार जिक्र किया, उसमें बहुत सारी पिचेस आपके पास आती है। जब शार्क टैंक की पिच आपके पास आई थी तो उसको लेकर क्या सोचती और क्या बदला उसके बाद? शार्क टैंक की जब पिच आई थी तो ये भी अच्छा सवाल है। जब शार्क टैंक की पिच आई ना, तो मुझे लगा अरे मुझे कौन लेगा, हाँ मुझे, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े शार्क्स थे मार्केट में। मुझे लगा यार लेना होगा तो ये लोग जैसे वो हैं विजय शेखर शर्मा है पेटीएम वाले, या फिर ये ओला वाले, या फिर इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में थे, बुक माई शो वाले। तो मेरे को लगा यार मुझे कौन लेगा, मतलब मैं गया भी नहीं उनके ऑडिशन के लिए। मैं सोचा यार छोड़, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, उनका भी टाइम वेस्ट होगा, टाइम क्यों वेस्ट करो। फिर सेकंड टाइम उन्होंने फिर मेल भेजी। फिर उसके बाद ऑडिशन होता है, हमारा स्क्रीन टेस्ट होता है। फिर उसके बाद 4-5 बारी हमारे से इंटरव्यू लेते हैं। हमारे इंटरव्यूज देखे उन्होंने, और फिर देख के उन्होंने एक दिन बोला कि तुम आ जाओ। और जब पहली बार मैं शार्क टैंक में गया था तो मुझे उन्होंने कुछ 30% एपिसोड्स दिए थे, 100% में 30% दिए थे फर्स्ट ईयर में। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा यार ये बंदा तो ठीक कर रहा है, तो सेकंड और थर्ड ईयर में मुझे 100% एपिसोड्स मिले। तो आई डिड वेल इन शार्क टैंक। ग्रेट। और जब आपने शार्क टैंक में, जब आपको देखा और पूरा देश कहने लगा ऐसा भी क्या है, हम भी बना लेंगे, और कूलेस्ट शार्क आप बने, तो वो जैसा आप कह रहे हैं कि वैसा आपने भी नहीं सोचा था, तो वो फीलिंग्स और उसके क्या आपको लगता है कि लाइफ में क्या चेंजेस आ गए उसके बाद? अमन शार्क टैंक के पहले, अमन शार्क टैंक के बाद क्या कुछ बदला?
हाँ हाँ बहुत, अमन सेम है ही नहीं, अमन तो पूरा बदल गया। शार्क टैंक से पहले ना, मतलब मैं जब बिजनेस भी कर रहा था ना, मैं जीन्स टी शर्ट पहन के, हर मेरी ये बोट की टी शर्ट है, आप गूगल में देखो अमन गुप्ता लिखो, अमन गुप्ता लिखोगे 90% पिक्चर्स इस टी शर्ट के साथ होगी मेरी, 90%। तो मैं ये टी शर्ट पहन के मस्त हर जगह जाता था, और यही अमन गुप्ता पहले था, यही अमन गुप्ता आज है। बट शार्क टैंक के बाद लाइफ तो बहुत चेंज हुई है बॉस, लाइफ हैज चेंज लाइक फुल 360 डिग्रीज। अभी मैं किसी होटल में जाता हूं तो मुझे फ्री में अपग्रेड मिल जाता है, अगर किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं तो मुझे एंट्री मिल जाती है। और शार्क टैंक से हमारे बोर्ड का बहुत फायदा होता है कि बोर्ड का नाम बहुत जगह फैल गया है। नाउ आई डोंट नीड टू, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे जो 15 मिनट कहलाते हैं, उनको फायदा होता है। मेरा तो बोर्ड तो मैं पूरा टाइम होता हूँ, तो बोर्ड का तो फायदा हो ही रहा है। सो आई थिंक शार्क टैंक हैज चेंज्ड माय पर्सनालिटी आल्सो अ लॉट इन टर्म्स ऑफ बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल। और आपको एक और चीज बताता हूँ, शार्क टैंक से ना फायदा भी हुआ है, और शार्क टैंक से मेरे को ये भी पता है कि अगर मैंने कुछ लाइफ में गलत बोल दिया तो शार्क टैंक की वजह से डिक्लाइन भी होगा। क्योंकि अब क्या हो गया ना, इट्स अ पब्लिक लाइफ। इफ आई से समथिंग इट इज इट्स लाइक टेकन फॉर कि लोग लिखते हैं इसके बारे में। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया ना तो लोग उतनी जल्दी मेरी बजाएंगे। तो शार्क टैंक के अभी तो मैं पॉजिटिव एंजॉय कर रहा हूँ। आई होप मैं कभी नेगेटिव्स की तरफ ना जाऊं। जी बिल्कुल, शार्क टैंक में बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर अपने आइडियाज लेकर आते हैं आपके पास। क्या चीजें, हो सकता है इनमें से भी कोई आपके सामने पहुंचे कल, क्या चीजें आप देखते हैं कि ये सही लग रहा है, बंदा इसका आइडिया सही लग रहा है, इसके साथ जाना चाहिए, क्या मंत्र होता है? यार मैं ना शार्क टैंक पे जाता हूँ तो मुझे कुछ बिजनेस से ज्यादा मैं तो बंदे को देखता हूँ। ठीक है कि अगर बंदा ग्रेट है तो भाई बंदा कुछ करके दिखाएगा, राइट। और आइडिया अगर उस बंदे में अपने अंदर वो दम है ना कुछ फोड़ने का, तो वो फोड़ेगा। आपको मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ था। जब हम बिजनेस की तरफ जा रहे थे ना, तो हमें किसी भी इन्वेस्टर ने हमारे पे ट्रस्ट नहीं किया था। यार ये क्या कर लेंगे, 200 ब्रांड है इंडिया में, ये क्या उखाड़ लेंगे, इनके बस की है नहीं, मतलब ये मतलब यहाँ से सामान ला रहे हैं, ये क्या कर लेंगे, मतलब कुछ लोगों ने हमें सबने रिजेक्ट किया। बट एक बंदा था जिसने हमारे पे इन्वेस्ट किया, उसका नाम था कवलजीत सिंह फायरसाइड। उसने हमारी कंपनी में 7 करोड़ रुपीज लगाए थे, 7 करोड़, दैट्स इट। और वो उसके 7 करोड़ के 5 साल में मैं उसको 100 करोड़ वापस कर चुका हूँ। 7 करोड़ के 100 करोड़, ठीक है। और अभी भी कंवल सर का 3% हमारी कंपनी का स्टेक उनके पास है। तो मुझे लगता है अगर उन्होंने भी किसी पे बेट लिया, आज मैं भी अगर किसी लोगों पे बेट ले सकूं, अगर बंदों पे बेट ले सकूं, तो मेरे को सच्ची फीलिंग कुछ नहीं आएगी, राइट। तो बंदों पे बेट लिया क्योंकि बिजनेस कुछ था नहीं, और मुझे लगता है अगर बंदा सही है तो वो या तो ये आइडिया नहीं तो ये आइडिया नहीं तो ये आइडिया नहीं तो ये आइडिया, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करके अपनी लाइफ बना लेगा। तो मैं बंदों पे बेट लेता हूँ, नथिंग एल्स मैटर्स। बिल्कुल, आप ये भी कहते हैं कि आप यंगस्टर से बहुत मिलते हैं, उनके फेवरेट भी हैं, और आप कहते हैं मुझे बुलाते हैं उनको सिखाने के लिए, लेकिन मैं उनसे सीख के जाता हूँ। कुछ रिसेंटली आपने यंगस्टर से सीखा हो? आज सीखूंगा ना यहाँ से लोगों से। अभी मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा। पास। बिल्कुल, तो जैसा कि क्वेश्चन आपके पास लाने के लिए कह रहे हैं अमन, तो आप में से जिनके मन में प्रश्न हो, हम आपके प्रश्नों तक पहुंचना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और टीम बिल्डिंग एक बड़ा चैलेंज होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो जिनको हम कहते हैं कि जो अब ट्रेंड सेटर कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी टीम बिल्डिंग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपका टीम बिल्डिंग का फंडा क्या है? यार मुझे लगता है कि आजकल के जो यंग यूथ है ना, मुझे लगता है आप उनको बोलो कि भाई मतलब एक टाइम था जब हमने स्टार्ट किया था ना काम करना, तो मेरी मॉम मेरे को दही चीनी खिला के कहीं भेजती थी कि बेटा ये दही चीनी खा और फिर इंटरव्यू पे जा। आजकल के यंग लोग बहुत स्मार्ट है, एंड आई समटाइम्स फील दे आर नॉट वर्किंग फॉर मी। मुझे लगता है मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, राइट। इतने स्मार्ट है, इतनी एनर्जी है कि मेरी टीम जो है ना, मतलब हमारी एवरेज एज हमारी कंपनी में 25 इयर्स है, 25, राइट। सो दीज गाइज आर द मास्टर्स ऑफ देयर ट्रेड, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब इंस्टाग्राम नहीं आया था ना, हम लोग सब फेसबुक में थे। तो मेरे ऑफिस में एक यंग बंदे ने ज्वाइन किया, उसका नाम था सौरभ।
तो उसने ना एक दिन अपने फ्राइडे को एक पोस्ट डाली फेसबुक में और उसमें लिखा ये इट्स फ्राइडे FRIYAY, ठीक है। तो मैंने उसको बोला अबे फ्राइडे नहीं होता, फ्राइडे होता है, जाके स्पेलिंग चेक कर, गलत स्पेलिंग लिख दिया तूने, राइट। उसने मेरे को बोला सर आप रहने दो, फ्राइडे ही होता है, इट्स अ स्लैंग। आई डिडंट नो दैट फ्राइडे इज एक्चुअली सपोज टू बी ये फ्राइडे, इट्स कूल, राइट। वैसे ही वो लिखता था योलो, फोमो, ये जो वर्ड्स है ना, मैं कह रहा हूँ 8 साल पहले वो ये वर्ड्स लिखता था जो मुझे भी नहीं पता था कि वो इतने कूल वर्ड्स है, अब तो सबको पता है। So I feel that these guys have a very different way of life. They, you know, if you look at them, they are the ones who know what the audience wants, what their community wants. So I really believe in these guys, and I think मैं इनको करने देता हूँ। गलतियां भी करते हैं बहुत बारी, कुछ अजीब अजीब हरकतें करते हैं, बट ठीक है यार।